सबसे मजबूत आधार स्तंभ है फिजिकल केमिस्ट्री का, कह सकते हैं गेटवे टू फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके बगैर केमिस्ट्री के द्वार बंद हो जाते हैं। और केमिस्ट्री के द्वार बंद होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का द्वार भी बंद हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके बगैर, जिसको सावधानी से करना बहुत आवश्यक है, जो बेसिक है, जो खूबसूरत है, जो सबसे मजे से किया जा सकता है, लेकिन सबसे काम का है। जी हां, तोल मोल के बाउल, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। वी आर स्टार्टिंग विद द मोल कंसेप्ट। कंसेप्ट नाम में ही हो तो उस चैप्टर में तो कंसेप्ट से कंसेप्ट होंगे। जी हां, कंसेप्चुअल चैप्टर है, प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो मोल शब्द है इसका मतलब क्या है, मोल है क्या, क्यों इसकी जरूरत महसूस होती है, या आया कहां से। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि मेजरमेंट्स साइंस में बहुत जरूरी हैं। वैज्ञानिक अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नापते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। जैसे और ये मेजरमेंट्स तो ऐसा है जो कि आपकी डेली लाइफ में भी बहुत काम आते हैं। मतलब क्या मतलब है आपका? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आप मार्केट गए, आप सब्जी मंडी गए और आपने मान लीजिए केले लेने हैं, तो केले कई जगह डजन्स में मिलते हैं कि भाई 1 दर्जन केले, आधा दर्जन केले दे देना, गिनती करके मिलते हैं। एग्स आप लेने गए तो 5 अंडे दे देना, इस तरह से बोल देते हैं। अच्छा, तो हर चीज क्या गिनकर मिलती है? नॉट रियली। कुछ चीजें वजन से मिलती हैं। जैसे आप आलू लेने गए तो लोग कहते हैं वजन से दे देना। अच्छा, आलूओं की बजाय मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता आप कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने दूध लेना चाहा, तो दूध कई बार लीटर्स में मिलता है, लोग बात करते हैं लीटर्स की कि भाई 1 लीटर दूध दे देना, 2 लीटर दूध दे देना, इस तरीके से। तो आप देखिए, काउंटिंग, मास और वॉल्यूम, ये 3 बहुत पॉपुलर तरीके हैं नापने के। लोग काउंट करते हैं, तोलते हैं, या वॉल्यूम नाप लेते हैं, और इससे मेजरमेंट्स, अगर चीजों की अमाउंट का, कि अमाउंट क्या है, तो अमाउंट एक बड़ा गोलमाल शब्द है साइंस में। अमाउंट का अर्थ संख्या भी हो सकती है, अमाउंट का अर्थ वॉल्यूम भी हो सकता है, अमाउंट का अर्थ मास भी हो सकता है। ये तीनों ही बड़े प्रचलित तरीके हैं। अच्छा, तो क्या एक बात बताइए, आलू क्या गिनती से नहीं लिए जा सकते? नहीं। क्यों? आलू अलग अलग साइज के आते हैं, छोटा आलू, बड़ा आलू, दम आलू वगैरह। दम आलू तो ऑफकोर्स बाद में बनता है, लेकिन आलू अलग अलग साइज के आते हैं। अगर ऐसा है तो अगर किसी ने कहा कि भाई आलू इतने रुपए दर्जन हैं, तो आप क्या करेंगे? बड़े बड़े आलू छांट लेंगे, सामने वाले को घाटा हो जाएगा। तो इस वजह से आलूओं को दर्जन में नहीं, वजन में नापा जाता है। लेकिन अगर इसी की बजाय अंडे देखें तो सारे अंडे एक जैसे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई मुर्गी का अंडा है, कोई शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऐसा तो नहीं है। सारे मुर्गी वाले अंडे होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। तो अब काउंटिंग से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? उनको वजन कौन करेगा, तोलेगा कौन? इट बिकम्स अ पेन। ठीक है, केले, एक गुच्छे के केले सारे एक जैसे होते हैं, तो वो भी डजन्स में या काउंटिंग में मिल जाते हैं। अच्छा, तो क्या एक जैसी चीजें ही काउंटिंग में काम आती हैं, और एक से अलग हेट्रोजेनस चीजें होंगी तो क्या वजन लेना पड़ेगा? अक्सर, हमेशा नहीं। ट्रेन का टिकट लेने जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। ट्रेन का टिकट सबको एक ही रेट पे मिलता है, एक आदमी एक टिकट। भारी आदमी को डबल टिकट, हल्के आदमी को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वोट डालने जाते हैं तो भी संख्या से होता है। क्लास की अटेंडेंस होती है, वो भी संख्या से होती है। क्यों? कोई टीचर ये थोड़े बोलते हैं आज क्लास में 2000 किलो बच्चे आए। अरे कसाई बड़ा थोड़े चला रहे हैं यार, क्लास है। बच्चे गिनते हैं कि भाई 40 बच्चे आए, 50 बच्चे आए, 10 बच्चे आए, 20 बच्चे आए। और कोरोना में तो खैर कोई बच्चे नहीं आए, वो तो खैर अलग चीज है, नो डाउट, है ना। तो अब आप देखें कि काउंटिंग एक तरीका है, वैलिड तरीका है, नो डाउट। अक्सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, अगर मिलती जुलती चीजें होंगी तो उनको काउंट कर लेना कन्वीनियंट रहता है टाइम्स। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई बार हेट्रोजिनस चीजें हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो भी लोग गिनती कर लेते हैं। जैसे ट्रेन का भाड़ा वगैरह वगैरह। ये सब बातें बोल रहे हो, केमिस्ट्री से क्या मतलब है इसका? अरे आ रहा हूं केमिस्ट्री से, टेंशन मत लो। आप चावल लेने गए, आपने कहा चावल तो सारे एक जैसे मिलते हैं, चावल के छोटे छोटे दाने होते हैं ना, सारे एक जैसे होते हैं, आओ गिनते हैं। नहीं, इतने सारे कौन गिनेगा यार उनको? एग्जैक्टली। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स। चावल भले ही सारे एक जैसे हों, उनको गिनने में जान निकल जाएगी, तो लोग इकट्ठे तोल लेते हैं और तोलकर वजन लेकर नाप लेते हैं। उसी तरह से जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में बहुत 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 ही छोटे मोस्ट एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं,
बहुत सारे हैं और कई बार हमें उनको गिनने की बड़ी इच्छा होती है, पर हम गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो लोग डायरेक्टली तराजू में रखते हैं और तोल लेते हैं। अच्छा, तो वेट या मास नापा जाता है कई बार एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मेजरमेंट करते समय, क्योंकि वही वो चीज है जो हम एक्चुअली कर सकते हैं। आंखों से तो दिखते ही नहीं, इवन माइक्रोस्कोप से ढंग से नहीं दिखते। तो इनफैक्ट एटम्स तो बहुत कुछ साल पहले ले देखकर कुछ बहुत रेयर केसेस में लोगों ने मुश्किल से कुछ एटम्स देखे थे, उनको गिनने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, लेकिन फिर भी जब एटम्स रिएक्ट करते हैं, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब पता है वहां पर यह हो जाता है कि भाई एक ऑक्सीजन एटम है, वो दो हाइड्रोजन एटम से जुड़ेगा तो HOH या H2O या पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहां पर मास का महत्व नहीं है, यहां महत्व है संख्या का, कि भाई दो हाइड्रोजन के एटम हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो संख्या का भी एटम्स में महत्व तो है। जी हां, तो आप देखेंगे केमिस्ट्री में जब हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में जब हम एटम से मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजों का बहुत महत्व है, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? हमें बात करनी है काउंटिंग की भी, और हमें बात करनी है उनके मासेस की भी। अच्छा, और मोल क्या है? मोल इसी काउंटिंग का एक तरीका है। अच्छा, पर काउंट तो कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ऑफ कोर्स आप काउंट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लेकिन फिर अब देखिए, लोग क्यों कहते हैं कि 1 दर्जन अंडे दे देना? तो जैसे 1 डजन है, 1 डजन को हम बोल देते हैं कितना है? 12। क्या हम 12 तक गिनती नहीं जानते? हाँ, जानते हैं। फिर भी लोगों को क्या 1 2 3 ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, बजाय इसके कि वो 12, 46, 130 या 120 ऐसी बड़ी संख्याएं बोलें। तो लोग शॉर्टकट में बोलना पसंद करते हैं। कैसे? जैसे अगर आप देखें, लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ डजन्स कितने हैं भाई? 1 दर्जन केले मतलब कितना हुआ? 12 केले। 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं? 12। अच्छा, क्या 1 डजन एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के या केलों या अंडों के लिए ही होता है? नहीं, 1 डजन एक संख्या है, वो किसी के लिए भी हो सकती है। अच्छा, जैसे आपने कहा आधा दर्जन क्लासेस आधा दर्जन क्लासेस लग रही हैं, मान लीजिए, मतलब कितनी? 6 क्लासेस लग रही हैं। या किसी ने कहा 3.5 दर्जन बच्चे हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ, कितने हुए? आप कहेंगे 42 स्टूडेंट्स हैं जो उस बैच में क्लास अटेंड कर रहे हैं। 51 चॉक्स हैं। अब नंबर ऑफ डजन्स कैसे निकालेंगे? तो लोग कहेंगे भैया जितने हैं नंबर ऑफ आइटम्स 51, उनको हम डिवाइड कर दें किससे? नंबर ऑफ डजन्स क्या होते हैं? 12 से डिवाइड करके आते हैं, तो आप 12 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 12 4 जा 48, 3/12 ऐसा आ जाएगा, है ना? मतलब क्या होगा? 4.25 दर्जन चॉक्स हैं, ऐसा आ जाएगा। तो 1 डजन में होते हैं 12, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ डजन्स इज नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय 12। ऐसा, ये डजन की डेफिनेशन के हिसाब से है। अच्छी बात है। अब हमारे सामने देखिए समस्या एक ये है कि मोल या एवोगाड्रोस नंबर एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर वो बहुत बड़ी संख्या है तो उसमें क्या होता है कि ये 10, 12, 15 से काम नहीं चलता। हम कहते हैं मोल तो क्या, ये एक है 6.023 इंटू 10⁻23, ये है 1 मोल, जिसको कह देते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो, ये क्या हो गया? टेंशन मत लीजिए, बहुत पुराने वैज्ञानिक थे एवोगाड्रो, उनके सम्मान में इस संख्या को एक नाम दिया गया है, इसे एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर ही मोल है। हाँ, एवोगाड्रो जी का नाम थोड़ा लंबा है, मुश्किल लगता है, तो शॉर्टकट में खूबसूरत सा छोटू सा नाम कर दिया है मोल। उसको भी शॉर्टकट में MOL ऐसे लिख देते हैं, ई खा जाते हैं कभी कभी लोग। ठीक है, चलता है, उनकी श्रद्धा है। ये संख्या कहां से आई बताऊंगा इसके बारे में भी। क्या ये मोल की परिभाषा है? ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक कन्वीनियंट सा टर्म है, डिफाइन भी कर दूंगा। लेकिन पहले अभी जो बोल रहा हूं उसको देख लीजिए। 1 डजन में होते थे 12, तो 1 मोल में है कितने? 6.023 इंटू 10⁻23। आप ध्यान दीजिए इस पर। तो 1 मोल में है 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज मतलब, एंटिटी मतलब चीजें, वो चीज नहीं जो खा रहे हैं आप, है ना? चीजें मतलब जैसे ये सैनिटाइजर की बोतल है, ये क्या है? ये एक चीज है, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, मैं एक एंटिटी हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज, है ना? तो जैसे 1 दर्जन थी 12 चीजें हैं, तो 1 मोल है 6.023 इंटू 10⁻23 चीजें हैं। अच्छा, तो
तो ये नंबर आया कहां से? मैंने कहा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखना है, क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट है और उससे हमें बड़ा फायदा होता है ना। तो आप देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? जैसे डजन्स निकाले थे, नंबर ऑफ डजन्स क्या था? नंबर ऑफ डजन्स था नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज मतलब चीजें, डिवाइडेड बाय 12। वैसे मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर किसके? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर Na। 12 से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ डजन्स आ जाते थे। एवोगैड्रोस नंबर जैसी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या होगा? अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्यों कर रहे हैं ये? क्या क्या फायदा होगा इससे? गिनती करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे तो 1 मोल कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए 1 मोल शूज ले लिया आपने, क्या ये 1 मोल शूज हैं 6.023 इंटू 10⁻23 शूज। हे भगवान, इतने सारे जूते, इतने लोग नहीं है, जूते तो बहुत दूर की बात है, किस काम आएंगे? काम मत सोचिए। इतने जूते अगर आपके पास आ गए, पूरी धरती जूतों से ढक जाएगी, ऐसा लगता है मुझे तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। क्या उसकी वजह अंडे हो सकते हैं? हाँ, जूते, अंडे, कुर्सियां, इंसान, पेन, कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता एक मोल अगर 500-500 रुपए के नोट आ जाए आपके पास, तो आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 500 रुपए के नोट आएंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही तबाह हो जाएगी इतने सारे नोट्स देखकर, है ना। आप देखेंगे क्या है कहने का मतलब है, मोल सिर्फ एक संख्या है। किसी भी चीज के मोल गिने जा सकते हैं, इंसानों के, गधों के, घोड़ों के, जानवरों के, पेन के, चश्मों के, कुछ भी हो सकता है, राइट। एक चीज और, अक्सर जेई में जो वैल्यू दी होती है वो तो है 6.023 इंटू 10⁻23। एनसीईआरटी में दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻23। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो जो संख्याएं हैं 6.022, अब इसके आगे जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेसिमल है, अगर उनको देखेंगे आप, राउंड ऑफ करेंगे, चॉइस रहती है, ये कर सकते हैं, ये जे इसको प्रेफर करता है और हम भी इसी वैल्यू को लेकर चलेंगे। पर अगर कोई इसको लिख देता है तो हम उससे झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है अब दे दिया, चलिए दीजिए, कोई बात नहीं है। अभी अभी हमने एक रिलेशन भी डिराइव किया था। कौन सा? हमने कहा था 1 मोल, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, लिखते हैं Na। ये Na कैसे लिखा जाता है वो भी ढंग से लिख के बताता हूं एक बार। आप देखिए Na ऐसे लिखते हैं इसे। क्या ये क्या किया? वो 4 लाइनें इंग्लिश की तरह खींच के दिखा दिया आपको। कैपिटल N, सबस्क्रिप्ट कैपिटल A। सबस्क्रिप्ट मतलब थोड़ा सा नीचे करके साइड में, जैसे H2O में 2 नीचे लिखते हैं, वैसे ही ये Na ऐसे लिखा जाता है। यह है महान एवोगैड्रोस नंबर। मोल की परिभाषा आपने कहा था आप बताएंगे। हाँ बताऊंगा। एक कन्वर्जन जो मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का है, जिसका हमने एक फॉर्मूला आपको बता भी दिया था, कॉमन सेंस से डिराइव हो गया था, वो आने वाला है। पर उसके पहले एक बार एक्यूरेट परिभाषा देखना आवश्यक है, क्योंकि गोलमाल परिभाषाएं बहुत गड़बड़ कर देती हैं। तो फटाफट आइए, लेट्स रन बैक इन इतिहास एंड लेट्स टेक अ लुक एट क्विकली द डेफिनेशन ऑफ मोल। यस, क्या है मोल? एवोगैड्रोस नंबर और मोल इज अ नंबर। क्या है? मोल या एवोगैड्रोस नंबर एक संख्या है। इट इज अ नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटिटीज, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ rather atoms present in 12 grams of C12 isotope। 12 ग्राम C12 आइसोटोप लिया। ये C12 आइसोटोप क्या बोला है? कार्बन के एटम लिए। कार्बन के एटम सारे एक जैसे नहीं होते, उनमें अधिकांश होते हैं C12। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, C14 वगैरह भी हो जाता है, उनको छोड़ दीजिए। बिल्कुल प्योर C12 लीजिए। कितना? एग्जैक्टली 12 ग्राम्स लीजिए। उसमें जितने एटम्स हैं वो गिन डालिए, और जो संख्या आएगी वो संख्या बराबर होगी किसके? एवोगैड्रोस नंबर या मोल के। तो व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर या मोल? एक ही बात है दोनों, एंड दे आर डिफाइंड एज it is a number which is equal to the number of atoms present in 12 grams of C12 isotope। अच्छा, और ये कितना आता है? ये आ जाता है, आप कोई गिनती करें तो आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इसकी कोई यूनिट्स हैं, कई बार इसकी यूनिट्स लोग लिखते हैं पर मोल। इतनी चीजें पर मोल। चीजें क्या है? कोई भी चीज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोल तो कुछ भी हो सकता है। इतने मोल पेन हो सकते हैं, है ना। तो
1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पेन, बस ऐसा। तो यूनिट्स में भी कई बार देख लीजिए डायमेंशनलेस, सॉरी क्षमा चाहता हूं, डायमेंशनलेस नहीं है, कई बार पर मोल ऐसा करके इसको बोला जाता है। कभी कभी गलत परिभाषा भी बोल दी जाती है। लोग कहते हैं 1 मोल कितना है? 1 मोल है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक संख्या है जो इसके बराबर है। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला था, अब आप बोल रहे हैं गलत है। दोनों में अंतर है, बहुत महीन बात है, ध्यान से सुनिए। एक होती है डेफिनेशन और एक होता है कोई दूसरा रिजल्ट। डेफिनेशन क्या है कि मोल एक संख्या है एंड 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ C12। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं कि इसमें और फिक्स्ड वाले में दूसरा है। एक परिभाषा नंबर 2 हो सकती थी, मोल इज अ फिक्स्ड नंबर विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। डिफरेंस क्या है? जैसे डजन है, एक डजन कितना होता है? 12। ठीक है, मैं एक दूसरी डेफिनेशन देता हूं। दूसरी डेफिनेशन क्या है? जितने भी हैं दिन में घंटे उनका आधा है 1 दर्जन। क्या क्या क्या? जितने भी हैं दिन में घंटे मान लो उनका आधा है 1 दर्जन। डजन की डेफिनेशन ऐसी हो। अब दिन में तो 24 घंटे होते हैं, हाँ जी, तो 24 घंटे का आधा कितना हो गया? 12। हाँ, तो 1 दर्जन में है 12। क्या दोनों डेफिनेशंस एक जैसी हैं? हां, लगती तो है। नहीं, एक फर्क है। क्या फर्क है? फर्क यह है कि मोल सॉरी डजन में देखें आप, अगर आप कहते हैं डेफिनेशन नंबर 1 डजन बराबर 12, तो 12 12 भी ही है और वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, ये चेंजेबल नहीं है। लेकिन जब आपने कहा कि जितने हैं दिन में घंटे उनका आधा 1 दर्जन, ठीक है, तो फिलहाल आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, उसका आधा 12 होता है, तो 1 दर्जन में 12 आ जाएंगे। मान लीजिए एलियंस आ जाएं, अच्छा, और एलियंस आपके ऊपर कब्जा कर लें, बिल्कुल, और दिन को तो नापने का समय वो भी निकालेंगे, बिल्कुल। अच्छा, दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? क्या दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? वेल, पुराने लोग बड़ी बातें, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने दिन के 24 बराबर बराबर टुकड़े किए, 24 टुकड़े किए। उन्होंने कहा हर टुकड़ा बराबर है किसके? 1 घंटे के। हाँ जी, तो 1 घंटा डिफाइन कर दिया। 24 टुकड़े क्यों किए? 25 क्यों ना किए? 10 क्यों ना किए? किए तो किए। अब वो तो कल चले गए, आप उनसे पूछ सकें तो पूछ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई तो नंबर चुनना था, उन्होंने 24 चुन लिया, उनकी श्रद्धा। आप कहें नहीं नहीं हम तो 10 टुकड़े करेंगे और नया घंटा डैश बनाएंगे। घंटा डैश बना लीजिए, तो आपका घंटा डैश अलग है, ये वाला घंटा अलग है। अच्छा, तो कुछ फर्क है। हाँ, अब क्या होगा? आपने दिन के घंटे तो बदल दिए, लेकिन यदि आपने दिन में 24 घंटे की बजाय 10 घंटा डैश मान लिया, दर्जन क्या था? दर्जन था जितने हैं दिन में घंटे उसका आधा 1 दर्जन। तो अब नया डजन भी बदल जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 के बजाय वो 5 हो जाएगा, उसका आधा करके। आर यू किडिंग मी? नॉर्मली दिन के घंटे बदले नहीं जाते, पर अगर कोई बदल दे तो अगर डजन उसके ऊपर डिपेंडेंट होता तो बदल जाता। लेकिन अगर डजन की डेफिनेशन है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो दिन के घंटे का भाड़ में 1 डजन मतलब 12, 1 डजन मतलब 12, ये हमेशा होता है, इसमें कोई गड़बड़ कभी ना होती। आप समझ रहे हैं? अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको इसको मोल के संदर्भ में एक बार लगा के बता देता हूं। डेफिनेशन 1 कि 1 मोल है 6.023 इंटू 10⁻23 और यह फिक्स्ड है। यदि आपने ऐसा बोला तो यह कभी भी चेंज नहीं हो सकता, यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह कांस्टेंट मान लेना चाहिए, जबकि यह नहीं है ऐसा। अच्छा, हमने क्या कहा है? 1 मोल की डेफिनेशन क्या है? वो एक संख्या है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप। और ध्यान रखना, यह मोल की तीसरी परिभाषा है। सबसे पहले आईयूपीएसी ने पता है मोल को कैसे डिफाइन किया था? आईयूपीएसी केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों की एक सबसे बड़ी संस्था है जो कि इस तरह के नियम कानून बनाती रहती है समय समय पर। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि 1 मोल एक संख्या है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H1 आइसोटोप। उन्होंने 1 ग्राम ऑफ H1 लिया था, उसके बाद बदल कर उसे 8 ग्राम्स ऑफ O16 किया था। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, 8 नहीं, 16 ग्राम्स ऑफ O16 ऐसा किया था। बाद में बदलकर 12 ग्राम्स ऑफ C12 किया और तब से अब तक इतना ही है, और अब उनकी बदलने की नीयत है ऐसा लगता भी नहीं है। लेकिन ये दोनों बार
जब उन्होंने स्टैंडर्ड्स चेंज करे थे, 1 ग्राम ऑफ H1 या 16 ग्राम्स ऑफ O16, दोनों बार एवोगैड्रोस नंबर थोड़ा थोड़ा बदला था, वो एग्जैक्टली सेम नहीं रह गया था, क्योंकि इन यूनिट्स में बहुत सूक्ष्म ही सही पर हल्का सा अंतर था। तो कहने का मतलब है, आप कार्बन को चुनेंगे रेफरेंस या हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को, अगर आप 12 ग्राम्स की बजाय कोई कहे 50 ग्राम चुन लेते हैं, C12 की बजाय कोई कहे H1 चुन लेते हैं, O16 चुन लेते हैं, अगर रेफरेंस के तौर पर ग्राम्स की बजाय कोई इंडियन हो तो कहे नहीं हम तो तोला रत्ती माशा में नापते हैं, जैसे सोनार लोग नापते हैं, हम वैसे कोई यूनिट चुनेंगे मास की। ये सब आप करेंगे अगर आप मोल की परिभाषा में इस तरह से छेड़छाड़ कर सकें तो एवोगैड्रोस नंबर बदल जाएगा। जवाब है हां, एवोगैड्रोस नंबर बदल जाएगा। अगर वो फिक्स्ड होता 6.023 इंटू 1023 तो वो कभी नहीं बदलता, पर इस कंडीशन में वो अवश्य बदल जाएगा। ये जो कंसेप्ट था ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। ये इसलिए बताना जरूरी है ताकि बच्चे सावधानी से वो डेफिनेशन याद रखें। तो बच्चे, आपको ये डेफिनेशन केयरफुली लर्न करनी है। फर्स्ट सेंटेंस जो आपने लर्न करना है वो क्या है? एवोगैड्रोस नंबर और मोल क्या है? इट इज अ नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप। सेकेंड पॉइंट याद करना है, हाउ मच इज दिस नंबर इक्वल टू? फिलहाल this number, Avogadro's number, is equal to 6.023 into 10⁻23। That's it. ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, बेसिक से एकदम। एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। इस कंसेप्ट पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को चुन लेते हाय तो क्या होता, तो वो सब बदल जाता है। देखेंगे जब आगे बात करेंगे तो। ऑलराइट, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि नंबर ऑफ डजन्स कितना है? नंबर ऑफ चीजें डिवाइडेड बाय 12, राइट? वैसे ही हम फिर से देखेंगे, और क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ चीजें डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इनफैक्ट उससे पहले और भी आसान बात, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? हमने कहा नंबर ऑफ आइटम्स इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। देखिए बहुत सुंदर, बहुत सरल एक्सप्रेशन है। कैसे? जैसे किसी ने कहा 1 दर्जन है, 1 दर्जन कितना होता है? 12। कैसे पता लगा? नंबर ऑफ डजन्स, नंबर ऑफ डजन्स इंटू 12 कर दिया आपने, तो आ गया नंबर ऑफ आइटम्स। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर देंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स। क्या आसान है? बिल्कुल। किसी ने कहा कि मेरे पास हाफ मोल क्लासेस हैं। बाप रे, आधा मोल क्लासेस अगर लग गई और अगर एक एक सेकंड की भी एक क्लास लगी ना तो युग बीत जाएंगे, धरती की उम्र से ज्यादा समय क्लासों की हो जाएगी। ईश्वर न करे कैसी नौबत आए। चलिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए आधा मोल क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हो गई? तो आप कहेंगे हाफ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इस तरह से, राइट? तो और Na/2 जो कि कैलकुलेट करेंगे तो इतना जाएगा। 3.5 मोल बच्चे हैं तो मतलब कितने? 3.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 विद्यार्थी हैं। भारत की आबादी ज्यादा है पर इतनी भी नहीं है। अगर गलती से इतनी आबादी धरती पर भारत क्या कहीं पूरी दुनिया की मिलाकर भी हो गई तो पूरी दुनिया ठूस ठूस के वहां इंसान भर जाएंगे तो भी इंसान रखने की जगह नहीं बचेगी, इतनी ज्यादा इंसान हो जाएंगे। बट मान लीजिए अगर इतने हैं तो वो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे। ऐसा है। यहां पर एक शब्द दिख रहा है मिली मोल। अब ये है थोड़ा सा गोल, ये मिली कहां से मिली? इसका मतलब क्या है? मिली का मतलब होता है 10⁻³ है। ये क्या है? कुछ संख्याओं के शॉर्टकट बना रखे हैं वैज्ञानिकों ने। अच्छा, जैसे इसको देखिए, मिली क्या है? मिली एक संख्या है। अच्छा, कहीं भी प्रीफिक्स के तौर पर जोड़ी जा सकती है। अच्छा, जैसे एक आप नापते ना मिलीग्राम, तो मास को नापा आपने ग्राम में, उसके पहले मिली लगा दिया तो हो गया मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम कितना है? 1 मिलीग्राम है 10⁻³ ग्राम, बस। हाँ जी। मिलीमीटर कितना है? 10⁻³ मीटर। मिलीलीटर क्या है? 10⁻³ लीटर। मिली जूल, मिली बार, मिलीग्राम, मिली पास्कल, मिली कोई भी चीज,
ऐसा कर सकते हैं आप। अच्छा, यानी कि मिली का मतलब है उस चीज को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, तो ऐसे तो और भी संख्याएं होंगी, 10⁻³ क्यों है? हाँ, और है ना, उससे भी छोटा करना है तो माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है उस चीज को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻6 से। इसका एक सिंबल लेते हैं म्यू, जैसे माइक्रो लीटर, माइक्रोग्राम या माइक्रोमोल, म्यू मोल्स ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कितना होगा? इसका मतलब होगा 10⁻6 मोल्स। आप देखिए उधर क्या था? 10⁻3, फिर 10⁻6, और भी होता है। हाँ, 10⁻9 भी हो जाता है। 10⁻9 क्या है? नैनो। नैनो, आंख, नैनो, नैनो, छोटू नैनो, है ना। जैसे नैनोमीटर, NM, नैनोग्राम, NG, नैनोलीटर, इस तरह से बहुत ही छोटी यूनिट्स हैं। और नैनोमीटर में अक्सर एटम्स की रेडियस नापी जाती है, और एटम्स कितने छोटे होते हैं आपको पता ही है, उनकी रेडियस नापने का काम नैनोमीटर्स में किया जाता है। नैनो का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। तो 10⁻⁻ ही चल रहा है, प्लस नहीं होता क्या? प्लस भी होता है। आप भारी भरकम ले सकते हैं, जैसे किलो। किलो का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10⁻+3। किलो लीटर 10⁻³ लीटर। किलो पास्कल 10⁻³ पास्कल्स। किलोग्राम 1000 ग्राम, इस तरीके से। ऐसे किलो मोल भी हो सकता है। हाँ, किलो मोल का मतलब 1000 मोल। ओ माय गॉड। फिर 10⁻6 भी होगा, मेगा। यस, मेगा इज 10⁻6। मेगा लीटर 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन। मेगा को 1 मिलियन भी बोलते हैं। कॉमन भाषा में मिलियन और साइंटिफिक में मेगा अक्सर लोग लेते हैं। मेगा मीटर, मेगा बार, मेगा ग्राम। वैसे 1 मेगाग्राम पता है कितना होगा? 1 मेगाग्राम, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻6 ग्राम्स, विच इज 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम्स, विच इज 1000 किलोग्राम। क्या पता है कि आप 1000 किलो का एक और नाम देखते हैं? 1000 किलो को टन भी बोलते हैं। टन, टनाटन। अच्छा, तो 1000 कोई भी चीज टन होती है? नहीं, 1000 kg। टन सिर्फ मास की यूनिट है, वो पास्कल या मीटर की यूनिट नहीं है, पर ये टन में आ जाएगा। तो क्या हम टन मोल ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं, विच मीन्स 1 10⁻6 मोल्स। ऐसे विच, बाय द वे, मेगा मोल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, विच इज अगेन 10⁻6 moles, no doubt about that. So much so for numerical prefixes. मिली, माइक्रो, नैनो, किलो, मेगा, ये सब न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हैं जिनसे हम संख्याएं डिनोट करते हैं। राइट? क्यों करते हैं ऐसा चिड़ीमारी का काम? डायरेक्ट लिख देते हैं। वेल, क्या होता है, लोगों को 1 2 3 ऐसी संख्याएं देखना ज्यादा अच्छा लगता है। इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻5 इंटू 10 रेज्ड टू कुछ, इन सबसे क्या अच्छी फीलिंग नहीं आती लोगों में। जैसे जैसे मान लीजिए आपने अपनी मम्मी को कहा कि मैं अंधेरी जा रहा हूं, है ना, और 7.5 किलोमीटर दूर है। तो मम्मी को समझ में आता है कि हाँ भाई, 7.5 किलोमीटर कितना होता है रफली। लेकिन आप कहें कि Mom, I'm going to my friend's place in Andheri, and this is around 7.5 into 10⁻10 angstrom units. क्या क्या क्या? 10⁻10 angstrom unit या 10⁻13 angstrom units, कुछ आपने बोला ऐसा। तो 7.5 into 10⁻13 angstrom units अगर आप देखेंगे तो 7.5 into 10⁻13 angstrom, 1 angstrom unit, ये कहां से? मैं आपको बताता हूं। इसको, ये एक नई यूनिट है, इतनी होती है ये। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻10 मीटर, विच इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻3 मीटर, विच इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर। 10 तरीके 7.5 किलोमीटर होता है। हाँ जी, लेकिन अगर आप अपनी माता जी को बताएंगे कि आप 7.5 इंटू 10⁻13 एंगस्ट्रॉम यूनिट दूर अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो माता जी को बहुत समझ में तो आएगा नहीं, वो नाराज हो गई, तो आपको शायद शाम को खाना भी ना दें, है ना। तो अब हो सकता है आप कहेंगे मैं तो दोस्त के यहाँ जा रहा हूं, वहां खा लूंगा, वो आपकी इच्छा है। पर मुद्दे की बात यह है कि इंटू 10 कुछ, इस तरह की चीजें अवॉइड करने के लिए लोग किलो, मिली ये सब लगा देते हैं, है ना।
बातचीत करने में सुविधा रहती है, बस और कुछ नहीं है। ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म है, नथिंग एल्स। क्वेश्चंस करने का, चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ अ प्योर सैंपल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। आपके पास 2 मोल हैं किसके, CO2 के, और लोग कह रहे हैं कि बताइए ये जो 2 मोल्स हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? 1 मोल था 6.023 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल्स कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें CO2 के, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के। ऐसे नहीं छोड़ते, इसको डेसिमल शिफ्ट करके 1 पॉइंट कुछ लगाते हैं, 1.2046 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएगा आपका आंसर। आसान है। मोल में क्या प्रैक्टिस बहुत है, तो मैं हर एक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको करके भी दिखाऊंगा, और आपने करने हैं, मेरे करने से आपको नहीं आएंगे, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, कहां है वो, जल्दी से करना, ये वाला है, चालू हो गया, तुम करो फटाफट, करो 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 जल्दी, खुद करो इससे। कागज पेन नहीं है, और तू लेकर बैठो यार, तुमको नोट्स लिखने हैं कायदे से, तो नोट्स लिखने हैं, कागज पेन पे सॉल्व करना है। ये तो ऐसे ही हवा में कर लेंगे, हवा में करोगे तो नंबर भी ऐसी हवा में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। कागज पेन पे लिखकर ढंग से सॉल्व करो। फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 8/3 मोल्स ऑफ हीलियम। पिछली बार मॉलिक्यूल्स थे, इस बार एटम्स हैं। कोई भी चीज देखो, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुर्सी, मेज, गधे, घोड़े, सब में मोल लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज 8/3, 6.023, 10⁻23 एटम्स। वाओ, मल्टीप्लाई करना है, हाँ करो ना, 8 इंटू 3 से डिवाइड कर दो, 2.023 लगभग 008 इंटू 10⁻23 एटम्स, विच इज 16.064 इंटू 10⁻23 लगभग है ना, विच इज 1.606 इंटू 10⁻24 हीलियम एटम्स। तो बच्चे लोग, इतने हीलियम एटम्स आ जाएंगे आपके पास, ऐसा बताया गया है। आपको कंपटीशन करना है, किससे, मुझसे। देखें जल्दी कौन सॉल्व करता है। अरे हमने तो बहुत पहले कर दिया, हाँ तो आप इंटेलिजेंट हैं, इसी बात पर अगला क्वेश्चन कीजिए, देखते हैं कौन पहले करता है, फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन 10⁻9 नैनो है ये, 1 नैनोमोल, 1 नैनोमोल ऑफ प्योर H2SO4। ठीक है, 10⁻9 मोल्स, which is 6.023 into 10⁻23 into 10⁻9, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, which is 6.023 into 10⁻14 मॉलिक्यूल्स, राइट। ये तो देखते ही हो गया था, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसी बात पर एक और, ये थोड़ा रहस्यमय है, क्यों? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लोबर सॉल्ट्स। ये क्या है? ग्लोबर जी का सॉल्ट, ग्लोबर इंसान का नाम है, वैज्ञानिक थे पुराने, उन्होंने एक सॉल्ट खोजा था Na2SO4.10H2। ये डॉट क्यों लगा रखा है बीच में? लगाते हैं लोग, इसका मतलब क्या होता है? ये जो अलग से H2O का मतलब है, H2O तो पानी होता है, पर ये लिक्विड पानी नहीं है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अच्छा, मतलब ये जब सॉलिड क्रिस्टल्स बनते हैं ना, तो उसी में कहीं कहीं पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं, और वो पानी की तरह निचोड़ के निकाले नहीं जा सकते, वो क्रिस्टल का ही हिस्सा बन जाते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है Na2SO4.10H2O, मतलब ये भी है और इसके साथ ये भी है। अच्छा, और हमको पूछा है कि आपके पास 5 किलोमोल्स प्योर सोडियम सल्फेट .10H2O है, और इसके कितने, ये क्या लिखा है? फॉर्मूला यूनिट्स। ये फॉर्मूला यूनिट्स क्या होती हैं? मॉलिक्यूल्स बोल देते, क्या है ये? यहां ये बड़ी मजेदार चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या? आप देखिए, एटम समझते हैं आप क्या होता है? न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला, गोल गोल चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक एटम बोलते हैं, न्यूट्रल एंटिटी होती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल होते हैं, एक या एक से ज्यादा एटम्स जुड़ जाते हैं और कोई ऐसी चीज बना लेते हैं जो अपने आप ऐसे ही अनंत काल तक पड़ी हुई रह सकती है, स्टेबल है,
उसको बहुत ज्यादा इधर उधर उछल कूद करने की जरूरत नहीं होती। हम कह देते हैं कि साहब ये मॉलिक्यूल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस व्हिच इज न्यूट्रल आल्सो, दैट इज अ मॉलिक्यूल। अच्छा, ये फॉर्मूला यूनिट क्या है? तो आपको समझना होगा। पहली बात तो फॉर्मूला क्या है, हम ये जो लिखते हैं ये एक फॉर्मूला है। H2O लिखा, ये भी एक फॉर्मूला है। NaCl लिखा, ये भी एक फॉर्मूला है। हाँ, ये सब फॉर्मूला है। क्या आपको पता है, कहने को तो ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। दे आर अ बिट डिफरेंट। क्या अंतर है इनमें? अंतर यह है बच्चों कि H2O और NaCl, H2O का मॉलिक्यूल देखोगे ना तो आपको मिलेगा ऐसे HOH जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए मतलब HOH अटैच्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। और अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, आपस में इनमें कोई और थोड़ा बहुत अट्रैक्शन वगैरह हो सकता है, पर कोई इतने जैसे HOH आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे ये ऑक्सीजन किसी तीसरे हाइड्रोजन से उतनी ज्यादा ताकत से जुड़ी हुई नहीं होती। ये अलग जा सकता है, ये अलग जा सकता है, इंडिपेंडेंट है। हम कहते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, लेकिन जो NaCl है ना, इसमें पता है क्या होता है? इसमें Na+ और Cl- ऐसे आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज होता है। कौन सा? प्लस या माइनस, कैसा भी चार्ज हो। चार्ज्ड पार्टिकल्स या एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स, atoms or a group of atoms which carry a net charge are called ions। अच्छा, तो Na एटम है, हां जी, और Na+ आयन, बिल्कुल। Cl एटम है, हां, और Cl- आयन, जी हां। ये तो आसान है, ऑफ कोर्स ये आसान है। अच्छा, तो फिर और बताइए, आगे बताते हैं। अब आपके पास HOH जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स तो बन गए, तो आप इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह गिन रहे थे पहले। नमक के भी मॉलिक्यूल होते हैं क्या? नमक खाते हैं, हाँ, तो सॉल्ट भी कोई चीज तो है ही सही, हाँ, तो मॉलिक्यूल भी जरूर होते होंगे। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बहुत अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनिए, मजा आएगा आपको। आसान है पर बहुत फंडामेंटल बात है, और ये कंसेप्ट मिस नहीं करना चाहिए आपको, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर मेरे पास Na+ है और Cl-, ऑपोजिट चार्ज है, हां जी, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। बोलो बोलो, हाँ। अगर अट्रैक्ट करते हैं तो प्लस चार्ज क्या माइनस को तभी अट्रैक्ट करेगा जब वो साउथ पोल से आए? क्या बकवास है, कहीं से भी आए? हाँ, वो यहां से आएगा तो अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहीं से भी आए यार, अट्रैक्ट तो होगा। एग्जैक्टली। और अगर मेरे पास प्लस चार्ज है और अगर माइनस चार्ज का एक पार्टिकल यहां से आया, टिंग 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 टिंग, और यहां गया, ठीक है, अगर दूसरा इधर से आएगा तो क्या अब अट्रैक्शन खत्म हो गया क्या प्लस का? नहीं, ये तो वैसे ही कि मैग्नेट है, एक तरफ से कोई कील लगा दी तो क्या उल्टी तरफ से और कुछ नहीं चिपकेगा? चिपक जाएगा यार। तो उसी तरह से अगर प्लस चार्ज है, आप देखेंगे क्योंकि वो माइनस को अट्रैक्ट करता है, तो माइनस को वो हर दिशा से अट्रैक्ट करेगा, इधर से उधर से, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, दसों दिशाओं से अट्रैक्शन होगा। ईच कैटायन विल बी सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ एनायंस। अच्छा, और एंड ईच एनायन वुड बी सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ कैटायंस। तो कटायन के आजू बाजू एनायन, एनायन के आजू बाजू कटायन, दे कटायन, दे एनायन, कटायन 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 एनायन, कहीं भी चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है। एक लाखों करोड़ों अरबों कटायंस, एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तीनों डिमेंशंस में फैले हुए हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है, तो आपको एक छोटू सा HOH जैसा प्यारा सा मॉलिक्यूल मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा एक जायंट इनफाइनाइट लैटिस। अच्छा, ये क्या 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 बोल दिया? आपको मिलेगा एक क्रिस्टल। पहले क्या बोला था? बोला था लैटिस। तो कुछ लोग इसे क्रिस्टल बोलते हैं, कुछ लोग इसे लैटिस बोलते हैं, और कुछ लोग इसे क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। एक ही चीज मान ले फिलहाल आप,
सॉलिड स्टेट में महीन सा अंतर है, देख लेंगे इसको, लेकिन फिलहाल आप ये मान लें। अच्छा, तो ये तो बड़ी गड़बड़ चीज बता दी आपने। क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, उन आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नाम की चीज ही नहीं होती। अलग से छोटे छोटे पार्टिकल जो न्यूट्रल हों और दूसरों से न जुड़े हुए हों, स्वतंत्र हों, इधर उधर डोल सके, जैसे ये पानी के मॉलिक्यूल थे, एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, ऐसा नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स में स्वतंत्र मॉलिक्यूल नाम की चीज ही नहीं होती। उसमें तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों आयन एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक लगे होते हैं। इस वजह से जब हम फॉर्मूला लिखते हैं NaCl, तो प्लीज नोट, इसकी सिग्निफिकेंस अलग है। ये जो फॉर्मूला है आपका NaCl, इसकी सिग्निफिकेंस अलग है। और अगर इसी की बजाय आपके पास ये H2O है, देखने में बड़े मासूम और मिलते जुलते लगते हैं, पर उतने प्यारे और मासूम दोनों एक जैसे नहीं है। H2O एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसके मॉलिक्यूल बकायदा एग्जिस्ट करते हैं। और उसी की बजाय अगर आप नमक ले लेंगे, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे आयंस हैं, और आयनिक कंपाउंड में स्वतंत्र मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। क्या 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 बोला? स्वतंत्र मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किसमें? आयनिक कंपाउंड्स में। आसान है, बहुत ही सुंदर है ये। अगर ऐसा है तो फिर ये NaCl कैसे लिख दिया आपने? लिखा तो है, मतलब क्या है इसका? तो फिर हम बताते हैं आपको कि NaCl का जो मतलब है यहां पर, वो इसके लिए हमने एक शब्द यूज किया था, जो हमने अंडरलाइन कर दिया था, और वो शब्द क्या था? वो था ये खतरनाक फॉर्मूला यूनिट्स। ये फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब क्या है? फॉर्मूला यूनिट्स का मतलब है कि भैया जो फॉर्मूला लिखा है उसकी यूनिट्स। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इतनी लंबी चौड़ी बात से, वैसे इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बड़ी प्यारी सी बात है, खूबसूरत बात है, बच्चों को मजा आता है सुनकर, वो खुश होते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक क्षण के लिए मान लें, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल। अच्छा, और वैसे एग्जैक्टली स्पीकिंग मॉलिक्यूल तो है नहीं ना, एग्जैक्टली स्पीकिंग मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकालने जैसी बात हो रही है यहां पर। दैट्स इट। तो चलिए लौटते हैं अपने असली क्वेश्चन की तरफ, जिसमें था फाइंड द नंबर ऑफ Na2SO4 डॉट NH2O फॉर्मूला यूनिट्स। अगर इससे डर रहे हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 किलोमोल, 5 किलोमोल्स ऑफ प्योर सैंपल। अच्छा, 5 किलोमोल्स का मतलब 5 इंटू 10⁻³ मोल्स हैं। किसके मोल्स हैं? वो मोल्स हैं Na2SO4 डॉट 10H2O के, यानी कि 5 इंटू 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 30.0, जीरो भी नहीं रहेगा, 5115 into 10⁻26, which is 3.0115 into 10⁻27 फॉर्मूला यूनिट्स। ऐसा जाएगा, राइट? दिस इज हाउ वी विल गेट इट। आसान है, हाँ बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला यूनिट्स क्या? ये मॉलिक्यूल जैसे ही हैं। इसका शब्द का मतलब होता है कि हमें असली में तो पता है कि ये मॉलिक्यूल नहीं है, तो हमने कहा भैया जो फॉर्मूला लिखा है, हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते कि मॉलिक्यूल है या नहीं, जो फॉर्मूला लिखा है उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट को तुम एटम कहो, मॉलिक्यूल कहो, आयन कहो, कुछ भी कहो, तो आप भगवानी मालिक है। इतने फॉर्मूला यूनिट्स या इतने मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज जो भी हैं, ये कितने होंगे इस चीज के, ये चीज के संख्या निकाल दो तुम, तो वो संख्या निकाल के हमने दे दी। और उसको स्टाइल मारने के लिए लोग बोल देते हैं फॉर्मूला यूनिट्स। आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप मन में इसको मॉलिक्यूल मान लेना, बस हो जाएगा काम। और ऑफ कोर्स ये आयनिक है, ये ध्यान रखना, राइट? चलो इसी बात पर आगे देखते हैं और क्या है हमारी किस्मत में। उल्टा काम करके देखेंगे एक बार। क्या था? अभी तक हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे थे और उसमें हमने एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करके निकाला था नंबर ऑफ एंटिटीज, कभी एटम्स, कभी मॉलिक्यूल्स, कभी फॉर्मूला यूनिट्स निकाली थी, राइट? अब हम उल्टा करेंगे। क्या? हमें नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे होंगे। अच्छा, और
और उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो ये मोल किसके हैं? ये मोल एटम्स के भी हो सकते हैं, ये मोल मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकती हैं। अच्छा, कैसे? आइए देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, कंपटीशन जारी है हमारा, हम भी करेंगे और आप भी, और जीतना आपको है। तो शुरू हो जाते हैं। Find the number of moles of CO2 molecules in a sample containing 3.0115 into 10 to 23 CO2 molecules. अरे बाबा, इतने सारे CO2 molecules हैं, and number of moles N is number of entities upon Avogadro's number. ये हमारा फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट करिए। 3.0115 into 10 to 23 divided by 6.023 into 10 to 23. और इस वाह, तो कट गया, आ गया हाफ मोल हैं CO2 मॉलिक्यूल्स के। आपने भी निकाल लिए? यस। तो वी हैव बोथ गॉट द करेक्ट आंसर। और इसी बात पे फटाफट आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। पहला नहीं किया था तो अब करो, और जीत गए थे तो फिर जीतना है, मौका है, करो करो फटाफट। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स इन अ सैंपल containing 3.0115 into 10 to 40, बहुत सारे हैं हीलियम एटम्स। फिर से नंबर ऑफ एटम्स इज n upon Na, which is 3.0115 into 10 to 40 divided by 6.023 into 10 to 23, which is 1 upon 2 into 10 to 17, which is 5 into 10 to 16 moles of helium atoms। बहुत सारे मोल, मोल खुद भी बड़ा और इतने सारे मोल, मजेदार है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड भी देखा था हमने। हाँ, तो लौट कर उस पर आते हैं। हमारे पास 10 to 10 मॉलिक्यूल्स है, बहुत जरा से हैं, ज्यादा नहीं है। 10 to 10 सुनने में बहुत लगता है। 10 to 10 कितना होता है? ये होता है 1000 करोड़ मॉलिक्यूल्स। 1000 करोड़, अरे मॉलिक्यूल तो सुई की नोक में भी इससे ज्यादा हो जाते हैं मॉलिक्यूल तो। अच्छा, मोल निकालने हैं, निकालो फटाफट। बुक क्या देख रहे हो मेरा? N is N by Na। इसीलिए कर रहे हैं, बार बार एक जैसे क्वेश्चन है और इसीलिए करा रहे हैं कि प्रैक्टिस करनी है आपको। फॉर्मूला यही याद हो जाना चाहिए, पानी की तरह एकदम धड़ाधड़ होना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, काम चोरी बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तब तो जरूर करना है आपको। और मूर्खता की पहली निशानी है अगर हम कहते हैं तो हो जाएगा ना। कागज पे लिखिए, सही आंसर निकालिए, फटाफट निकालिए। चलिए 6.023, नहीं ये 6 नहीं, सॉरी, क्षमा चाहता हूं। ये है 10 to 10 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 to 23। वाह, ये कितना हो जाएगा? ये है 1 upon 6.023 इंटू 10 to -13 मोल्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे एक रेसिप्रोकल याद है, 1/6। ये कितना होता है, याद है आपको? दिस इज 0.1666666 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते जाइए। अच्छा, और 0.023 छोड़ो यार, ये लगभग ये टिंग टिंग का मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। दिस इज 0.166 into 10 to -13 moles, which is 1.66 into 10 to -14 moles। ऐसे निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल्स याद करके रखो, 1 से 25 तक के, बड़े यूजफुल रहते हैं, क्विक कैलकुलेशंस में काम आते हैं। और आंसर निकालना आपको आना चाहिए बिल्कुल, और चूक मत जाना। एक और है, आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, बस 10 हैं, हाँ, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये कैसा है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 10 to 10 के मोल्स निकाले थे। अगर 10 के निकालने होंगे तो ये कितना है? डिवाइड बाय 10 to 9 कर दिया है। तो जो पहला आंसर था 1.66 इंटू 10 to -14, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1.66 इंटू 10 to -23 मोल्स हैं। बस, जी हाँ, बस कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से देखिए करके, आपके प्रैक्टिस के लिए। चाहे थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, हाँ थोड़ा रुकिए, करिए, फिर चलते हैं आगे। इतना टाइम काफी है इसके लिए, ऑल तो हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है, पर अब असली मजा तो इसमें आएगा। एवोगैड्रोस नंबर कितना बड़ा है, वेल इसकी फील लाना बहुत जरूरी है। जस्ट आपको फील आ जाए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है,
फाइंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ चॉक। आपको चॉक दे रखी है, बोर्ड पे लिखते हैं ना, जिससे हम आजकल बोर्ड बदल गए, लेकिन जैसे बोर्ड पर हम लोग लिखते आए हैं। आपके पास 1 चॉक है, उसका मास है 20 ग्राम्स। तो 1 मोल चॉक कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू Na चॉक। Na संख्या है 6.023 इंटू 10⁻³ तो उसका मास कितना होगा? Na इंटू 20 ग्राम्स। ये कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 20 ग्राम्स, विच इज, अगर आप देखेंगे तो दिस इज 12046 डेसिबल। इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा दिस इंटू 10⁻25 ग्राम्स। अच्छा, और वैसे अगर देखें तो ये हो जाता है आपके पास 1.2046 इंटू 10⁻22 kg। क्या क्या क्या? चांद का भी मास कितना है? बस खाली 1 मोल चॉक ली है हमने। 1 मोल चॉक, कितनी चॉक है? कमरा भर के? पूरे बिल्डिंग भर के? जी नहीं, लगभग चंद्रमा के आसपास। मतलब 1 मोल चॉक का मास है इतना और चंद्रमा का मास है इतना। अगर आप देखेंगे तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ चॉक, 1 मोल चॉक कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा 7.34 इंटू 10⁻22 बाय 1.2 बाय 1.2 इंटू 10⁻22। अप्रॉक्स ये निगलेक्ट कर दिया मैंने, बहुत बड़ी संख्या नहीं है ना। और इतने केजी कितना जाता है? ये 12 6 72 होता है, तो लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.1 कुछ ऐसे आ जाएगा। उसी चौक को 6 टाइम्स कर दोगे तो पूरे चंद्रमा के बराबर हो जाएगी। इतनी सारी चौक है। तो मतलब क्या पूरे हिमालय चौक के बन जाएंगे? उससे भी ज्यादा चौक होगी। कितनी? खाली 1 मोल चौक। शायद आपको फील आ गई होगी कि हाँ, वास्तव में 1 मोल एक ठीक ठाक और बड़ी संख्या है। अब वक्त है आपके होमवर्क के एक प्यारे से क्वेश्चन का। खूबसूरत क्वेश्चन है, मजेदार है, खुश हो जाइए। यू आर गेटिंग रिच। हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक? कितने वर्ष लगेंगे टू काउंट 1 मोल ऑफ रुपीज? खाली 1 मोल रुपए हैं। अरे खाली नहीं, बहुत सारे हो जाएंगे। हाउ मेनी इयर्स वुड इट टेक? कई वर्ष लगेंगे गिनने में। अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जो 1 सेकंड में 1 बिलियन छोटी मोटी रकम नहीं है, 10⁻9 होता है। इसका मतलब कितना हुआ? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ इज 10⁻7। तो 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 100 करोड़ रुपए 1 सेकंड में गिन देती है मशीन। 1 मोल रुपए आप गिन रहे हैं। आपको बताना है कितने वर्ष लगेंगे गिनने में 1 मोल रुपीस को। बस खाली इसीलिए कि फील आ जाए आपको एक मोल की, थोड़ा मजा आ जाए। इसी प्रॉब्लम के साथ आज की कथा को हम यहां पर रोकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे, अपने असाइनमेंट्स, होमवर्क, डीपीपी इत्यादि करेंगे और पूरे उत्साह के साथ थ्योरी याद करके 2 सेंटेंस से थ्योरी के मोल की डेफिनेशन, एवोगाड्रोस नंबर की संख्या लर्न करेंगे, फॉर्मूला लर्न करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। बस, और मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।